ये कर्व हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इस कर्व के अंदर इस कर्व को हम बोलते हैं क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन या 3 स्टेज प्रोडक्शन फंक्शन भी इसे बोलते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ये क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन या कर्व है, इसमें से आपके एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी कर्व के अंदर से आएंगे। अगर इस कर्व को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें से आएगा वो गलत नहीं होगा। तो इसे अच्छे से समझिएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट। इससे पहले मैं ये समझा चुका हूँ आपको एमपी क्या होती है, एपी क्या होती है और टीपी क्या होती है। इसको अच्छे से जो पहले की क्लास लिया है मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एमपीपी होता है। ये होता क्या है? एमपीपी भी बोलते हैं, एपीपी भी बोलते हैं, टीपीपी भी बोलते हैं, या एपी एमपी और टीपी भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए हमें इसको तीनों कॉन्सेप्ट को समझना है। ये पहले क्लास में मैंने समझा चुका हूँ, फिर से मैं एक बार और आपको ये समझा देता हूँ कि तीनों कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में ही है, ये मैंने पहले की स्लाइड में भी दिया था और अभी भी फिर से समझा रहा हूँ कि टीपीपी मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, इसे वाई से डिनोटेट करते हैं। होता क्या है? TPP total physical product is the aggregation of the product obtained by using input is known as TPP। TPP क्या है? एग्रीगेशन है सभी आउटपुट का। क्या है? सभी प्रोडक्ट का। मैंने कहा था 5 फील्ड है, 5 फील्ड के अंदर एक में 10 क्विंटल हुआ, एक में 5 क्विंटल हुआ, एक में 15 क्विंटल हुआ, एक में 25 क्विंटल हुआ, एक में 2 क्विंटल हुआ। सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद उसे क्या कहते हैं? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। मतलब फिजिकली सारे जो आउटपुट मिला सभी फील्ड से, उनको हमने क्या कर दिया? समेशन कर दिया, एग्रीगेशन कर दिया, टोटल कर दिया है। तो उसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। इसे वाई से डिनोटेट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। फिर एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। जो आउटपुट वाई है उसके अंदर इनपुट का भाग दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहलाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि जो व्हीट है उसका हमारे 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, हमने इनपुट उसके अंदर 5 क्विंटल यूज किया, तो एवरेज कितना आया? हमारा आउटपुट 10 क्विंटल आया। तो ये एपीपी कहलाएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया वाई को आउटपुट बोलते हैं या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं और एक्स को इनपुट बोलते हैं। अब है एमपीपी। एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। आउटपुट में चेंज हो रहा है, इनपुट में चेंज होने के कारण उसके रेशियो को क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये आउटपुट चेंज हो गया, किसके कारण चेंज हुआ? इनपुट के चेंज होने के कारण हमारे आउटपुट में चेंज आया और उसमें उसका हमने रेशियो किया है। वो रेशियो जो आया है उस रेशियो को हमने क्या बोला? एमपीपी बोला है। अब ये एमपीपी निकालते हैं हम। कैसे निकलता है ये एमपीपी? देखिएगा, ये एमपीपी देखिएगा कैसे निकालते हैं। मैंने ये कहा था कि हमने जब 5 क्विंटल प्रोडक्ट इनपुट यूज किया तो 50 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ है। बट मैं ये कहूँ कि हमने अगर इनपुट की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, जब 5 क्विंटल हमने इनपुट यूज किया था तो हमारा आउटपुट कितना हो रहा था? 50 क्विंटल हो रहा था। जब मैंने इनपुट की क्वांटिटी बढ़ा दी, 7 क्विंटल कर दी, तो आउटपुट मेरा हो रहा है 60 क्विंटल। तो मतलब क्या हुआ? जब इनपुट मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है तो आउटपुट मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उनमें जो डिफरेंस आया, पहले इनपुट था 50 क्विंटल, अब इनपुट है 60 क्विंटल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 10 क्विंटल का। इसे हम चेंज इन आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेंज इन आउटपुट। और जब हम हमारा इनपुट 5 था पहले, हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 7 कर दिया, तो इन दोनों में डिफरेंस आया, वो क्या कहलाएगा? चेंज इन इनपुट आएगा। अब इनको रेशियो के रूप में ले लेंगे, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स कर देंगे। चेंज कितने का आया था आउटपुट में? 10 का, और इनपुट में कितने का चेंज आया? 2 का, तो कितना आया? 5। इसको हमने क्या बोला है? एमपीपी बोला है। तो ये क्लियर माइंड में होना चाहिए। टीपीपी होता है सारे फील्ड में जितना प्रोडक्शन हुआ है उनको समेशन कर देंगे। एपीपी होता है कि आउटपुट और इनपुट का जो एवरेज होता है उसको एपीपी बोलते हैं। और जो एमपीपी है, जो आउटपुट में जो चेंज आया और इनपुट में जो चेंज आया उसके रेशियो को क्या बोलते हैं? एमपीपी बोलते हैं।
तो ये क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। ये मैंने समझा दिया, अब इसको हम कर्व को समझेंगे। और ये जो कर्व है क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में यूज होता है। किसमें? फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में इसको हम पढ़ते हैं, ये जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन किस में पढ़ा जाता है, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप में, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में, या प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में पढ़ा जाता है। अब इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब ये 3 स्टेजों में इसे डिवाइड किया गया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब ये इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हमने इनपुट डालते हैं तो उसमें 3 स्टेज डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है और उसकी थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें टीपीपी, एपीपी, एमपीपी इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं इनमें आगे और बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज पढ़ेंगे। तीनों स्टेजों को हम इलेबरेट करेंगे, व्हाट इज मीन ऑफ दैट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में देखिएगा कि हम क्या होती क्या है फर्स्ट स्टेज, उसमें एक सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं। फर्स्ट स्टेज में टीपीपी क्या है, एमपीपी क्या है और एपीपी क्या है, इनको समझिएगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर टीपीपी देखिएगा बढ़ रहा है, ये सबको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेज, इन दी फर्स्ट स्टेज टीपीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये देखिएगा इंक्रीजिंग रेट से टीपीपी बढ़ रहा है। और ये जो टीपीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, और एमपीपी भी उसी के हिसाब से क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। ये क्लियर आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। जैसे जैसे टीपीपी बढ़ता जा रहा है तो एमपीपी भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एपीपी भी बढ़ता जा रहा है। तो तीनों ही फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। टीपीपी बढ़ा, एमपीपी भी बढ़ रहा है और एपीपी भी बढ़ रहा है। जहां टीपीपी अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि टीपीपी जहां पे अपना कर्व चेंज कर रहा है और एमपीपी जहां मैक्सिमम हो रही है, उस पॉइंट को हमने क्या बोला है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस बात का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज मीन ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन ऑन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट टीपीपी चेंज इट्स कर्वेचर एंड एमपीपी इज द मैक्सिमम। एमपीपी मैक्सिमम है और टीपीपी अपना कर्व चेंज कर रहा है, उस पॉइंट को हमने क्या बोला है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला है। और इस पॉइंट के बाद में एमपीपी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये एमपीपी है, ये क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और टीपीपी क्या, एपीपी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे आकर के एपीपी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो हम ये कहेंगे इसमें तीनों को हमने समझ लिया, तीनों ही बढ़ते जा रहे हैं इसके अंदर, बट इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक एमपीपी बढ़ रहा है, उसके बाद में एमपीपी क्या हो गया, घट गया। इस पॉइंट को आपने दिमाग में जमा लीजिए। अब मैं ये कहूँ फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ होती है, ये समझिएगा। फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है जीरो से, कहाँ से, ओरिजिन से। जीरो को हमने क्या बोल दिया, ओरिजिन। ओरिजिन से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ होती है, जहाँ पे एमपीपी और एपीपी दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्वल है कि नहीं, एमपीपी एपीपी दोनों इस पॉइंट पे क्या है, इक्वल है। तो इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ होती है, जहाँ पे एमपीपी और एपीपी दोनों इक्वल होती है, वहाँ पे एंड होती है। और फर्स्ट स्टेज में वेरिएबल इनपुट क्या होते हैं, फिक्स इनपुट की पोजीशन क्या होती है, बताना पड़ेगा। अब एक फील्ड, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूँ, एक फील्ड है, फील्ड के अंदर वो जब उसको हम बुआई करते, सोइंग करते तो उस टाइम में फील्ड पूरा खाली होता है, तो फील्ड की जो क्वांटिटी वो लार्ज लेवल पे होती है और उसमें जो इनपुट यूज करते हैं फील्ड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम होते हैं। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं कहूँ कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर क्वांटिटी बच्चों की बैठने की है 100 की, बट उसमें बच्चे शुरू में स्टार्टिंग में कम आते हैं क्लास के अंदर, तो 50-60 लोग होते हैं। तो ये कह सकते हैं फिक्स जो बैठने की उनकी जगह है वो तो क्या है, ज़्यादा है, और वेरिएबल जो आके बैठ रहे हैं उसके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, कभी कोई आके बैठ रहा है, कभी कोई आके बैठ रहा है, वो चेंज हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी है कम। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर वैसे ही क्या होता है, खेत के अंदर भी खेत की जो फिक्स लैंड होती है उसकी जो
साइज है वो ज़्यादा होती है और उसमें जो इनपुट डालते हैं हम सीड फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एक साथ हम सारे यूज नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट स्टेज में ही और फिर सेकंड स्टेज में करते हैं, फिर थर्ड स्टेज में करते हैं, तो जो वेरिएबल है उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है और जो फिक्स है उनकी क्वांटिटी तो कांस्टेंट होती है, पर वेरिएबल के कंपैरिजन में क्या होती जाती है, कम होती जा रही है। अब इसको अच्छे से समझिए, फील्ड के अंदर किसान खेत में इनपुट डालता है तो इनपुट एक साथ इतना ज़्यादा नहीं डाल पाता, जिसके कारण उनमें बैलेंस नहीं हो पाता, वेरिएबल इनपुट और फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड इनपुट क्या, लैंड है, तो लैंड के इक्विवेलेंट में इनपुट नहीं डल पाते, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल स्टेज। इरेशनल बोलते हैं फर्स्ट को, क्यों बोलते हैं, दोबारा से सुनिए, इरेशनल स्टेज क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेज को, क्यों, क्योंकि इम्बैलेंस होता है वेरिएबल इनपुट और फिक्स इनपुट के बीच में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण से प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो भी इम्बैलेंस हो जाती है, प्रोडक्शन क्वांटिटी सही नहीं हो पाती, जितनी ऑप्टिमम होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, इसलिए उसको हमने क्या बोला, इरेशनल स्टेज। दिमाग में अच्छे से जमा लीजिए कि फर्स्ट स्टेज को इरेशनल स्टेज कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके फिक्स और वेरिएबल रिसोर्स की क्वांटिटी में इम्बैलेंस होता है कि फर्स्ट स्टेज में वेरिएबल की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है जितनी फिक्स रिसोर्स लैंड होती है, जिसके कारण उनके आउटपुट में भी इम्बैलेंस हो जाता है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, इरेशनल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल स्टेज। आप सभी किसान खेती से रिलेटेड आप सभी लोग तो एकदम मार्केट में सारी चीज़ आपको अवेलेबल नहीं हो पाती, सीड फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड, तो आप शुरुआत में कम ही डालते हैं। और क्यों, क्योंकि लैंड की, हम ये कह रहे साइज और उसकी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि लैंड की फर्टाइल जो साइज है और फर्टिलिटी है शुरू में ज़्यादा होती है, जिसके कारण भी हम इनपुट की क्वांटिटी कम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर कम डालते हैं, इंसेक्टिसाइड कम डालते हैं। क्यों, क्योंकि लैंड फर्टाइल है, इसलिए जो फिक्स है लैंड उसके कंपैरिजन में आपने ये वेरिएबल इनपुट कम डाला तो बैलेंस नहीं हुआ, इसी कारण से वो क्या हो गई, इरेशनल स्टेज हो गई। अब आ जाइए सेकेंड स्टेज, इसको रेशनल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल स्टेज। सेकंड स्टेज को अभी से रेशनल क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल रिसोर्स और फिक्स रिसोर्स जो लैंड है और इनपुट डाल रहे हैं उनके बीच में बैलेंस, बराबर क्वांटिटी हो जाती है, उनको बैलेंस हो जाते हैं दोनों, इसके कारण उसको हमने क्या कह दिया है, रेशनल हो गया। जो आउटपुट होता है वो ऑप्टिमम होता है, इसके कारण रेशनल कहलाता है। और तीसरी स्टेज है, ये भी इरेशनल कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल रिसोर्स की मात्रा है, वो क्वांटिटी है, वो ज़्यादा हो जाती है और फिक्स रिसोर्स की कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा किसान फर्टिलाइजर डालते जा रहा, इंसेक्टिसाइड डालते जा रहा, तो इतने ज़्यादा डाल देता है कि सॉइल की फर्टिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। तो वेरिएबल रिसोर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और फिक्स रिसोर्स की क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके कारण भी इम्बैलेंस होता है और प्रोडक्शन में क्या होता है, इम्बैलेंस, प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम हो जाती है, वो भी इम्बैलेंस होता है। तो हम तीनों स्टेज में मैंने इरेशनल, रेशनल, इरेशनल क्यों कहते हैं समझाया। अब एक चीज और है इसके अंदर, एम आर मोर देन एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी और एम आर लेस देन एम सी। अब इसको भी समझिए, एम आर और एम सी होती क्या है, मार्जिनल रिटर्न कहलाता है। एम आर को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिटर्न। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिटर्न बोलते हैं इसको। और एमसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड तो आप जानते ही होंगे सभी लोग, व्हाट इज मीन ऑफ द मार्जिनल। मार्जिनल होता है एक्स्ट्रा। मैंने अभी समझाया था आपको, एमपी बताया था, उसमें एक्स्ट्रा बताया था कि मैंने 5 क्विंटल डाला तो 50 क्विंटल हो रहा था, और जब मैंने 7 क्विंटल डाला इनपुट तो 60 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा था। तो वो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 10 क्विंटल आउटपुट एक्स्ट्रा हो गया, और जो इनपुट था वो 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिली है, एडिशनल वे में क्वांटिटी मिली है, वो मार्जिनल कहलाती है। क्या कहलाती है, मार्जिनल। मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हमें मिल रही है वो सारी मार्जिनल
कहलाती है। तो हमने मार्जिनल जो रिटर्न मिल रहा है हमें एक्स्ट्रा उसे मार्जिनल रिटर्न बोलेंगे, और जो कॉस्ट लग रही है एक्स्ट्रा उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। अब इस स्टेज में होती क्या है, मार्जिनल रिटर्न क्यों ज़्यादा मिलता है, मार्जिनल कॉस्ट कम क्यों होती है, क्योंकि हम वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी क्या करते हैं, कम यूज करते हैं। तो वेरिएबल क्वांटिटी के जो वेरिएबल इनपुट है उनकी क्वांटिटी कम यूज करते हैं, तो कॉस्ट भी क्या लगती है हमें, कम लगती है। जबकि रिटर्न क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है हमें फर्स्ट स्टेज में। क्यों, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी है और इनपुट भी हम क्या डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं। तो हमें जो रिटर्न में जितने हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी इनपुट की यूज कर रहे हैं, कॉस्ट का एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, उसके कंपेरिजन में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 1 किलोग्राम मैंने फर्स्ट में डाला तो मुझे 10 किलोग्राम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जब मैंने 2 किलोग्राम डाला तो मैं कहूँ कि 15 किलोग्राम मेरे को आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट स्टेज में। तो एडिशनल कितना हो गया, या एडिशनल मैंने लगा 1 किलोग्राम, तो यहाँ एडिशनल कितना मिला, 5 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूँ मैंने एक ही क्वांटिटी ऐड की थी, तो इनपुट की एक क्वांटिटी ऐड की है, मार्जिनल कॉस्ट मैंने मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने एक ही लगाया, तो मुझे आउटपुट कितना मिला है, 5। तो इनपुट के कंपैरिजन में मुझे आउटपुट क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं एमआर ज़्यादा मिल रहा है एमसी से। हमने कॉस्ट कितनी लगाई, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगाई है, एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही होती है। तो मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट 1 रुपये या 1 किलोग्राम लगाया है, तो मुझे एक्स्ट्रा आउटपुट है या एडिशनल आउटपुट या एडिशनल रिटर्न है वो 5 मिल रहा है। तो इसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है, उसके कंपैरिजन में आउटपुट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है 5, या एक ही लगाया हूँ, मुझे एक ही इनपुट लगाया हूँ 1 किलोग्राम में, बट आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ मार्जिनल रिटर्न है वो मुझे ज़्यादा मिल रहा है कंपेरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट। जब सेकेंड स्टेज में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट में भी जितने का चेंज करते हैं हम, जितना इनपुट एक्स्ट्रा लगाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम हमने यहाँ पे डाला है इनपुट, 10 किलोग्राम हमें आउटपुट मिला, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि 6 किलोग्राम मैंने इनपुट डाला तो 15 किलोग्राम क्या मिला, आउटपुट मिला। तो इनके डिफरेंस क्या आया, इनके बीच में 5 का डिफरेंस आया। तो यहाँ आउटपुट के बीच में भी कितने का डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस आया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड स्टेज के अंदर मार्जिनल जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, एक्स्ट्रा रिटर्न भी मुझे 5 ही मिल रहा है और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी मुझे 5 ही लग रही है। क्यों, क्योंकि बैलेंस हो गया वेरिएबल इनपुट और फिक्स जो इनपुट है, लैंड है, उनके बीच में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आउटपुट भी ऑप्टिमम, इनपुट भी ऑप्टिमम डाल रहे हैं और आउटपुट भी उससे ऑप्टिमम ही मिल रहा है। तो वो दोनों क्या हो गया, एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं चीज़ें, वो दोनों बराबर मिल रही हैं, इसलिए हमने इसे क्या बोला, एम आर इक्वल टू एम सी। एक रीजन साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि एम आर और एम सी दोनों इक्वल होती है, इसलिए भी इसे रेशनल बोलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं इक्वल क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी और फिक्स क्वांटिटी दोनों बराबर हो जाती है, इसी कारण से मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है, इसलिए भी हम इसे क्या बोलते हैं, रेशनल स्टेज बोलते हैं। तो ये एम आर और एम से क्लियर दिमाग में जमा लेना, जो एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है वो मार्जिनल रिटर्न है और एक्स्ट्रा इनपुट लगा रहे हैं वो मार्जिनल कॉस्ट है। ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, हर कॉम्पिटिटिव में, कि एम आर इक्वल टू एम सी कौन सी स्टेज में होता है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा रेशनल स्टेज में एम आर इक्वल टू एम सी होती है। ठीक है, फिर तीसरी स्टेज में आइए, इरेशनल स्टेज बोल रहे तीनों। क्यों, यहाँ पे एम आर कम हो गया एम सी से, मतलब मार्जिनल रिटर्न क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट से कम हो गया। अब यहाँ चेंज का बताएं, मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो चेंज है वो ज़्यादा, यहाँ पे 6 का चेंज आ गया और यहाँ पे चेंज 5 का ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा है, जो आउटपुट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे। यहाँ पे 6 है कॉस्ट और यहाँ पे आउटपुट कितना मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मार्जिनल रिटर्न है वो कम हो गया है मार्जिनल कॉस्ट से। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल रिसोर्स ज़्यादा डालने लग गए, हम कॉस्ट ज़्यादा यूज करने लग गए और हमें उसके कंपैरिजन में रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। अंधाधुंध सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड हम यूज करने लग गए, जिसके कारण कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, एक्स्ट्रा लग रही है, और आउटपुट क्या हो रहा है, उसके कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं,
का मार्जिनल रिटर्न जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रही है। तो ठीक है, ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया कि क्या है एमआर और एमसी, ये सारे के सारे आप क्लियर कर दिया मैंने। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और आता है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी। क्या बोलते हैं? एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी। एमपीपी कहाँ है? ये रही, ये एमपीपी है, और एपीपी कहाँ है? ये है। तो हम इससे ईपी निकाल लेंगे। अब इसमें ईपी होती है वो लेस देन मोर देन 1 होती है फर्स्ट स्टेज में, वो बताऊंगा कैसे होती है। इसमें ईपी लेस देन 1 होती है और इसमें ईपी लेस देन 0 होती है। ईपी क्या होती है? लेस देन 0 होती है। अब वो कैसे होती है वो समझेंगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया, एमपीपी डिवाइडेड बाय एपी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेज में ईपी क्या होती है, सेकंड में क्या होती है और थर्ड में क्या होती है। और ये ईपी होती क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी होता है, उसे ईपी कहते हैं। अब फर्स्ट स्टेज में ईपी मोर देन 1 कैसे आया, क्यों आया, ये समझना पड़ेगा हमें। मैं ये कहूँ एमपीपी है जो एपीपी से ज़्यादा है कि नहीं है। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है एमपी, ये एमपी है, ये एमपी है, ये एमपी है, ये यहाँ तक आ रही है और ये एपी है। तो इस कारों को दिमाग में बैठा लिए, दोनों यहाँ आके इक्वल हो गई हैं। तो ये एमपी है वो एपी से ज़्यादा है, ये क्लियर सबके। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ क्या कि एमपी हम मान लीजिए अज्यूम कर लिया 5 है और एपी हमने इसके कम ही अब अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे कम है। तो हमने कहा एपी 2 है, तो कितना आया? 2.5। आंसर क्या आया? 2.5। क्यों? क्योंकि एमपी क्या है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा अज्यूम कर लीजिए। आप कोई कितनी भी क्वांटिटी अज्यूम कर लीजिए, मैंने 5 अज्यूम किया, आप कितनी भी कर सकते हैं। और बट जो एपीपी है वो उसके कंपेरिजन में कम अज्यूम करना होगा, क्योंकि एपीपी उससे एमपीपी से कम है फर्स्ट स्टेज के अंदर। अज्यूम किया तो 2.5 आया। अब 2.5 आया तो 1 से ज़्यादा है कि नहीं है? 1 से ज़्यादा है, इसलिए ईपी क्या होगी? मोर देन 1 होगी। ईपी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब सेकंड स्टेज में लेस देन 1 क्यों होती है? अब इसको देखिएगा, वही फॉर्मूला है एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी। एमपीपी क्या है? एपीपी से ज़्यादा ही है। क्या है? एमपी एपीपी से कम हो गया। ये देखिए एमपी ऐसे आ गया, ये आ गया एमपी, और एपीपी यहाँ पे इस तरह आ रहा है। बट ये इस बात का ध्यान रखना, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एमपीपी नेगेटिव होता है। तो इस पॉइंट के बाद जहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है, वहाँ से एमपी क्या होने गया? घटने लग गया, और एपी डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमपी घट रहा है, तो मैं कह सकता हूँ अब मेरे को एपीपी से कम अज्यूम करना पड़ेगा। किसको अज्यूम करना पड़ेगा? मुझे यह अज्यूम करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे एमपी कम हो गई, तो मैं एमपी को मान सकता हूँ 4। एमपी को क्या मान सकता हूँ मैं? एमपी को 4 मान सकता हूँ, और एपी उससे ज़्यादा ही है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 है। तो 4 में 5 का भाग दिया तो 0.8। तो बताइए 1 से कम है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ईपी है वो 1 से कम होती है सेकेंड स्टेज के अंदर, और थर्ड स्टेज के अंदर एमपी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई है, और एपी पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव मान लीजिए कि 2 है एमपीपी, और एपी है 4 है। तो क्या आ रहा आंसर? -0.5। तो लेस देन 0 हो गई कि नहीं? -0.5 आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि माइनस में गया है तो 0 से कम है कि नहीं डिजिट। तो ये यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा सभी को कि ईपी है वो मोर देन 1 क्यों है, और ईपी लेस देन 1 क्यों है, और ईपी लेस देन 0 क्यों है। ये समझ में आ गया। ये करो आपके दिमाग में बैठेगा, तभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो ये पॉइंट है जहाँ फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है और सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट पे ईपी क्या होती है? इस पॉइंट पे ईपी क्या होती है? ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी है। इस पॉइंट पे एमपीपी और एपीपी क्या है? दोनों के दोनों बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 5 है, तो क्या आएगा? 1। मतलब ये कहना आप लोगों को ये बताना पड़ेगा जहाँ पे फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है
सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पे MPP और APP इक्वल है उस पॉइंट पे EP क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा क्या है, MPP डिवाइडेड बाई APP है। तो जहाँ पे एंड हो रहा फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, तो दोनों की जो क्वांटिटी वो इक्वल होगी, क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे बराबर क्वांटिटी में तो 1 ही आता है। इसलिए हम कहेंगे जहाँ पे ये एंड हो रही है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, वहाँ EP क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में बैठ गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है और थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट पे EP क्या होगी। तो आप लोगों को इस पे EP बतानी पड़ेगी। अब देखिए इस पॉइंट पे MP क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज पे MP क्या हो रहा है, MP यहाँ पे 0 हो गया, तो हम कहें कि MP 0 डिवाइडेड बाई APP मान लीजिए 2 है या कितना भी है, तो किसी भी जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सेकंड स्टेज एंड हो रही है और फर्स्ट स्टेज प्रारंभ है, वहाँ पे EP क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, EP 0 होगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 0 होगी। क्लियर दिमाग में। ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है, सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे EP क्या होगी, और जहाँ पे सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रहा है, वहाँ EP क्या होगी। तो आप लोगों को ये क्लियरली माइंड में होना चाहिए, जब फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है, सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रहा है, वहाँ EP हम फॉर्मूला हमारा MPP डिवाइडेड बाई APP है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट किया, MPP भी यहाँ पे और APP भी दोनों इक्वल है, तो बराबर संख्या में हमने भाग दिया तो 1 आ गया। ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है और थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रही है, वहाँ EP क्या है, तो सेकंड स्टेज के एंड पे MP 0 है और APP पॉजिटिव है, तो हमने 0 मान लिया MPP और APP को पॉजिटिव मान लिया, तो EP आ गया 0। ये क्लियर हो गया। अब मैं ये कहूँगा एक एक को हम पढ़ेंगे, MP, AP और TPP को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि वो क्या रहा है प्रत्येक स्टेज में। MP पढ़ते हैं सबसे पहले। फर्स्ट स्टेज में MP स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड कहाँ हो रहा है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है और MPP और APP इक्वल है, वहाँ MPP बढ़ता जा रहा है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक MPP इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इस बात का ध्यान रखना, MPP क्या हो रहा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, जहाँ पे TPP कर्वेचर चेंज कर रहा है और APP मैक्सिमम हो रहा है। उस पॉइंट को हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला था। इस पॉइंट पे APP मैक्सिमम हुआ, उसके बाद MPP क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और जहाँ सेकेंड स्टेज का एंड हो रहा है वहाँ MPP क्या हो गया, 0 हो गया। और सेकेंड स्टेज के बाद में जैसे ही थर्ड स्टेज में एंटर हो रहे हैं MPP नेगेटिव गया। यहाँ पे हमने नेगेटिव मान लिया, ये नेगेटिव की वैल्यू है 1, 2, ये माइनस में है, तो हमने इसको क्या मान लिया, नेगेटिव। तो ये MPP की स्टोरी है, इसको ध्यान रखना, आपको माइंड में फ्रेम करना है कि फर्स्ट स्टेज में MPP बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग रूप से बढ़ता जाता है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक बढ़ता जाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आके MPP क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। उस पॉइंट पे TPP अपना कर्वेचर चेंज कर रहा और इस पॉइंट को हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला। और जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से हम आगे जाते हैं MPP डिक्रीज होने लग जाता है, फिर सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं और सेकेंड स्टेज का एंड होता है, वहाँ MPP 0 हो जाता है और सेकेंड स्टेज के बाद में थर्ड स्टेज में MPP एंटर कर रहा है तो वो नेगेटिव चला जाता है। ये क्लियर हो गया माइंड में। उसके बाद में हम बताते हैं आपको APP क्या होता है, APP की क्या पोजीशन है तीनों स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज में APP बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता जा रहा है, और जब फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है और सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे ये क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है APP। ध्यान रखिए, दोबारा से सुनिए, जब फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है और सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट पे APP मैक्सिमम होता है और उसके बाद में APP डिक्रीज होने लग जाता है। और जैसे थर्ड स्टेज में भी एंटर हो रहा है तो APP क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखना, APP कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता नेगेटिव, और कभी भी मतलब डिक्रीज होता है, नेगेटिव में नहीं जाता, 0 भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि TPP कभी भी 0 नहीं होता है। TPP 0 नहीं होता है, TPP नेगेटिव में नहीं जाता, जिसके कारण APP भी कभी भी नेगेटिव
नहीं होता है। ये क्लियर दिमाग में जमा लीजिएगा आप लोग। अब हम एमपीपी की बात कर लिए, हम टीपीपी एपीपी की बात कर लिए, हम टीपीपी पे आते हैं। टीपीपी देखिए फर्स्ट स्टेज में बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग रूप से इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, उसके बाद भी इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड स्टेज तक इंक्रीज हो रहा है और थर्ड स्टेज में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से लेकर के इन्फ्लेक्शन पॉइंट से लेकर के सेकेंड स्टेज तक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। दोबारा से सुनिए, एपीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, कहाँ तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक। फिर एपीपी इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, सेकेंड स्टेज के एंड तक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। और फिर टीपीपी है वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, कौन सी, थर्ड स्टेज के अंदर। तो ये क्लियरली आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट स्टेज का एंड कहाँ हो रहा है, जहाँ एपीपी एमपीपी इक्वल हो रहे हैं, और सेकंड स्टेज का एंड कहाँ हो रहा है, जहाँ एमपीपी 0 हो रहा है, टीपीपी मैक्सिमम। इस बात का भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ एमपीपी 0 होता है वहाँ टीपीपी मैक्सिमम होता है। क्या होता है, देखिए ना, यहाँ पे टीपीपी मैक्सिमम है, एमपीपी 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया एमपीपी तो टीपीपी डिक्रीज होने लगे। ये रिलेशनशिप में आगे पढ़ाऊंगा आपको और भी पढ़ाऊंगा। मैंने लगभग सारे पॉइंट यहाँ पे इलेबोरेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या क्या बताया, फिक्स रिसोर्स दे आर अबुंडेंट, फिक्स रिसोर्स अबुंडेंट होते हैं, मैंने ये बताया था आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा था फिक्स रिसोर्स ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू वेरिएबल रिसोर्स। क्यों, क्योंकि वेरिएबल रिसोर्स की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हम यूज नहीं कर पाते फर्स्ट स्टेज में, इसलिए फिक्स रिसोर्स को हमने क्या बोला है, अबुंडेंट बोला है। तो फर्स्ट स्टेज में फिक्स रिसोर्स अबुंडेंट होते हैं, वेरिएबल रिसोर्स स्केर होते हैं, कम होते हैं। इस कारण इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस होता है तो मार्जिनल रिटर्न हमें ज़्यादा मिलता है और जो मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इरेशनल बोल दिया इसको। इन दिस स्टेज प्रोडक्शन लेस, प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ रिसोर्स फिक्स एंड वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एन इरेशनल। अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स का, मैंने कहा कि वेरिएबल रिसोर्स है वो हम कम डाल रहे हैं और जो फिक्स रिसोर्स है उनके जो एरिया वो खाली रह रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा, और यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण उसको इरेशनल स्टेज बोल रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है, मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट स्टेज ओरिजिन से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से, 0 से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। एंड कहाँ हो रही है, जहाँ एमपीपी और एपीपी इक्वल है, जहाँ एमपीपी और एपीपी इक्वल है वहाँ पे फर्स्ट स्टेज का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और फर्स्ट स्टेज के अंदर एपीपी मोर देन एमपीपी मोर देन एपीपी होता है, वेयर एपीपी इंक्रीज एंड बिकम मैक्सिमम। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, फर्स्ट स्टेज के अंदर एमपीपी क्या हो रहा है, मोर देन है एपीपी से, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इधर देखिए फर्स्ट स्टेज के अंदर एमपीपी मोर देन है एपीपी से, ये मैंने आपको बता दिया। और जहाँ पे फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है वहाँ पे एपीपी क्या है, मैक्सिमम है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। एपीपी एंड एमपीपी, एपीपी एंड एमपीपी इंटरसेक्ट, फर्स्ट स्टेज के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों, यहाँ पे देखिएगा दोनों के दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर देखिएगा टीपीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मैंने बताया था फर्स्ट स्टेज के अंदर टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट तक, सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है वहाँ तक। फिर उसके बाद ईपी मोर क्या है, मोर द एमपीपी मोर है और एपीपी लेस है, इसलिए ये क्या हो गया, लेस देन 1। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ईपी क्या होता है, एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी होता है, एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी होता है। तो मैंने ये बोला था कि एमपीपी है मोर देन होता है, मोर होता है किसमें, फर्स्ट स्टेज में, और एपीपी लेस होता है, जिसके कारण ये जो डिजिट आ रही है हमारी वो मोर देन 1 की आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ईपीपी मोर देन 1 होता है। ईपी लेस देन इक्वल टू 1 एट द एंड ऑफ द स्टेज, जब फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है वहाँ पे ईपी क्या हो रही है, इक्वल टू 1 है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला था जहाँ पे दोनों इक्वल है, एमपीपी भी एपीपी भी, दोनों की डिजिट मैंने 5 मानी तो इक्वल टू 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं फर्स्ट स्टेज के एंड पे, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। इन्फ्लेक्शन point where MPP is maximum and here APP TPP change its curvature
इज नोन एज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये मैंने आप लोगों को बता दिया इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये मैंने उस कर्व के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ पे एमपीपी मैक्सिमम है, टीपीपी अपना कर्व चेंज कर रहा है, उससे बोलते हैं हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद टीपीपी बिकम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कॉन्वेक्स कर्व और कॉनकेव। ये हाँ, ये मैंने अभी नहीं बताया, वापस आइए उसमें। देखिए जो ये कर्व है हमारा टीपीपी बिफोर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले टीपीपी कॉन्वेक्स होता है और टीपीपी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद कॉनकेव होता है। तो इसे अच्छे से समझिएगा क्या हो रहा है। इससे पहले तो ये इस तरह से इसका ढलान है तो कॉन्वेक्स है, ये इस तरह से जा रहा है, ये कॉन्वेक्स है। इसके बाद ये इस तरह से जा रहा है, इसलिए ये क्या है, कॉनकेव है। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये क्या है, कॉन्वेक्स है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद कॉनकेव है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड स्टेज में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। फिक्स रिसोर्सेज सेम एज फर्स्ट स्टेज, एमपीपी इक्वल टू एपीपी हो जाता है। फिक्स रिसोर्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, चेंज किस में होता है, सिर्फ वेरिएबल रिसोर्स में, फिक्स में कभी चेंज नहीं होता। फिक्स तो उतना ही, लैंड है तो उतनी रहेगी, वेरिएबल रिसोर्स की क्वांटिटी फिक्स रिसोर्स के इक्वलेंट हो जाती है, इसलिए एमपीपी एपीपी दोनों इक्वल हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेज के स्टार्टिंग में एपीपी एमपीपी इक्वल होता है। वेरिएबल रिसोर्स इंक्रीज और मोर देन फर्स्ट स्टेज, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं वेरिएबल रिसोर्स, ताकि उन दोनों में फिर जब बराबर होते हैं तो उनमें बैलेंस हो जाता है फिक्स रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स के बीच में। इसीलिए एपीपी भी एपीपी एमपीपी इक्वल होती है और एमआर और एमसी भी इक्वल होती है, और इसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं रिसोर्स का। जब फिक्स रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं सेकंड स्टेज के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी कारण से इसे हम रेशनल स्टेज कहते हैं, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्टिमम प्रोडक्शन बिकम इक्वल टू फिक्स्ड वेरिएबल, हेंस कॉल्ड रेशनल और बैलेंस, ठीक है। ये मैंने बता दिया। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एमपीपी और एपीपी इक्वल हो रहे हैं, वहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है। एंड कहाँ हो रही है, जहाँ एमपीपी 0 है, टीपीपी मैक्सिमम है। ये मैंने कर्व के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्ट हो रही है ये स्टेज, एमपीपी एपीपी इक्वल है वहां पे, या मैं ये कहूँ ईपी इक्वल टू 1 है, ईपी इक्वल टू 1 है, वहां पे ये स्टार्ट हो रही है। और एंड कहाँ हो रही है, जहाँ एमपीपी 0 है और टीपीपी मैक्सिमम है, और ईपीपी क्या है, इस पॉइंट पे 0 है। क्या है ईपीपी 0, मैंने कर्व के अंदर अच्छे से बताया था आप लोगों को कि जो सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है वो एमपीपी 0, टीपीपी मैक्सिमम, और ईपी क्या है, 0 है। इन दिस स्टेज एमपीपी लेस देन एपीपी, हेंस बोथ एमपीपी एंड एपीपी डिक्लाइन। बिल्कुल सही बात है, मैंने ये आप लोगों को बता दिया था। सेकंड स्टेज में आके जब एपीपी मैक्सिमम होता है उसके बाद में सेकंड स्टेज में आते हैं तो एमपीपी एकदम घट जाता है और टीपीपी घटता है बट एमपीपी से कम। देखिएगा यहाँ, देखिएगा मैंने ये बताया था, यहाँ पे सेकंड स्टेज में एमपीपी एकदम डिक्रीज हो गए हैं और एपीपी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, पर एमपीपी के कंपैरिजन में कम है। यहाँ एकदम कम है और ये उससे ज़्यादा ही है एमपीपी से, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एमपीपी कम होती है एपीपी से, ठीक है। टीपीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज एमपीपी इज डिक्लाइनिंग। मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद से सेकंड स्टेज का एंड होता है, वहां से टीपीपी इंक्रीज तो होता है, पर कौन सी रेट से इंक्रीज होता है, डिक्रीजिंग रेट से होता है, और एमपीपी डिक्लाइन होता है, जिसके कारण ही टीपीपी भी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ईपी लेस देन 1, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ईपी लेस देन 1 सेकंड स्टेज में कैसे होता है, एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी है, ठीक है। तो एमपीपी कम है, मैंने बोला था एमपीपी 2 है और एपीपी 4 है, तो क्या आ जाएगा, क्या आया, 0.5। तो ये कह सकते हैं कि 0.5 आया तो लेस देन 1 है कि नहीं है। एमपीपी फर्स्ट सेकंड स्टेज में कम है, मैंने अभी दिखाया, एपीपी ज़्यादा है, तो वैसे ही अज्यूम कर लीजिए तो लेस देन 1 हो जाएगा। एंड कहाँ होता है, जहाँ ईपी 0 होता है वहाँ क्या हो रहा है, ये एंड हो रही है और टीपीपी मैक्सिमम हो रहा है। टीपीपी क्या हो रहा है, टीपीपी मैक्सिमम हो रहा है, वहाँ पे इसका एंड हो रहा है।
ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेज का एंड कहाँ होता है, जहाँ टीपीपी मैक्सिमम है, ईपी जीरो है और एमपी भी जीरो है, वहां पे सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड कहाँ हो रहा है सेकंड स्टेज का, जहाँ टीपीपी मैक्सिमम हो, टीपीपी मैक्सिमम। दूसरा एमपीपी जीरो, एमपीपी इक्वल टू जीरो, और ईपीपी ईपी इक्वल टू जीरो है, वहां पे क्या हो रहा है, ये तीनों पॉइंट आएंगे। इस सेकंड स्टेज एंड कहाँ हो रही है तो आपको बताना पड़ेगा, टीपीपी मैक्सिमम हो रही है वहां पे, एमपीपी जीरो हो रही है वहां पे, ईपी जीरो हो रही है वहां पे सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है। टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट मैंने बता दिया, क्योंकि जहां मैक्सिमम हुई उसके बाद में टीपी क्या होने लग गई, घटने लग गई है और इंक्रीजिंग रेट से घट रही है, और एपीपी भी डिक्रीज हो रहा है और एमपीपी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज में आइए, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कर्व के अंदर। थर्ड स्टेज में फिक्स वेरिएबल स्टार्ट टू डिक्लाइन। अब देखिए फिक्स जो रिसोर्स है, फिक्स वेरिएबल रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्लाइन होने लग जाते हैं। ये वेरिएबल नहीं आएगा यहाँ पे, फिक्स रिसोर्स है वो डिक्लाइन होने लग जाते हैं कंपेरिजन टू वेरिएबल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल रिसोर्स की हम क्वांटिटी बहुत यूज करते हैं। आप कहते हैं ना किसान धुआंधार फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा, जितनी वो फर्टिलिटी खराब हो रही है वो धुआंधार यूज कर रहे हैं हम केमिकल, उनके कारण हो रही है। तो वेरिएबल रिसोर्स है केमिकल सारे, उनकी क्वांटिटी फिक्स रिसोर्स के कंपेरिजन में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण जो आउटपुट है वो इम्बैलेंस हो रहा है। फिक्स रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स की क्वांटिटी में इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस होने के कारण मार्जिनल रिटर्न क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम वेरिएबल रिसोर्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, जिस कारण कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। उन दोनों में इम्बैलेंस हो रहा है और मार्जिनल रिटर्न कम हो रहा है और कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके कारण आउटपुट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसे हम इरेशनल स्टेज कहते हैं। इन दिस स्टेज देयर इज एन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, जो वेरिएबल रिसोर्स उनका और यूटिलाइज कर रहे, फर्टिलाइजर धुआंधार डाल रहे, इंसेक्टिसाइड धुआंधार डाल रहे, बहुत ज़्यादा डाल रहे क्वांटिटी, इसलिए उनका और यूटिलाइजेशन हो रहा है और इसी कारण उसको क्या बोल रहे हैं, इरेशनल और अनबैलेंस्ड बोल रहे हैं। स्टार्ट कहाँ हो रही है, ये स्टेज जहाँ एमपी जीरो है और ईपी जीरो है, टीपी क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, वहां पे ये थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रही है। जहां सेकंड स्टेज का एंड हो रहा है वहीं से थर्ड स्टेज का स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ हो रही है, जहां एमपीपी बिकम टू नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, एमपी मैंने ये कर्व में आप लोगों को समझा दिया, जब एमपीपी नेगेटिव चली जा रही है वहां से थर्ड स्टेज क्या हो गई है, एंड हो रही है। वैसे एंड नहीं मानते हम थर्ड स्टेज का, क्यों? क्योंकि आगे हम प्रोडक्शन लेते ही नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेज का भी एंड नहीं होता। पर ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है क्या, एमपी, जब हम ये सोचते हैं कि हमें नुकसान होगा अगर आगे प्रोडक्शन लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए हम वहीं की वहीं रोक देते हैं। तो कह सकते हैं हमने एंड कर दिया उसका जहां हमारी एमपीपी नेगेटिव मिलने लग गई। ईपी क्या होगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। जब एमपी नेगेटिव हो रही है तो ईपी भी हो जाएगी नेगेटिव। टीपी डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था जब मैक्सिमम हो गई थी टीपी सेकंड स्टेज के एंड में, थर्ड स्टेज के प्रारंभ में, उसके बाद जैसे थर्ड स्टेज आ गई तो उसमें टीपी क्या होने लग गई, डिक्रीज होने लग गई इंक्रीजिंग रेट से। एपी डिक्रीज एंड बिकम जीरो, सॉरी जीरो नहीं बनता है ये, कभी भी डिक्रीज ही होता है। ये इस बात का ध्यान रखना है, गलती से हो गया इसमें। ओनली एपीपी है वो क्या होता है, डिक्रीज ही होता है, कभी भी जीरो नहीं बनता है। एमपीपी बिकम नेगेटिव एट थर्ड स्टेज, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव हो जाती है एमपीपी। तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को पूरी। इसके अंदर डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मेरे से आप डिस्कस कर लीजिएगा, पर इस कर्व को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, तब जाके आपको एग्जाम में समझ में आएगा। फिर जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं हम एमपीपी और टीपीपी के बीच में कि क्या डिफरेंस है एमपीपी और टीपीपी के बीच में, व्हेन और देन।
जब MPP ये होगा तो TPP क्या होगा ये समझना हमें। जब MPP इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज के एंड में तो TPP भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ये मैंने बताया था फर्स्ट स्टेज इस तरह से बनी हुई थी, इसमें TPP क्या हो रहा है इस तरह से बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा है, और MPP भी ऐसे बढ़ के और ऐसे जा रहा है। तो ये है कि जहाँ MPP इंक्रीज हो रहा था तो TPP भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस बात का ध्यान रखना आप सभी लोग। और उसके बाद MPP क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है यहाँ पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, तो TPP क्या हो रहा है, TPP अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, यहाँ से कर्व चेंज कर रहा है TPP, ठीक है। MPP डिक्रीज हो रहा है तो TPP इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और MPP 0 हो गया तो TPP क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है। और MPP नेगेटिव है तो TPP डिक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत सिंपल है, इनमें कंपैरिजन किया गया है। अब MPP और APP का, व्हेन MPP मोर देन APP है तो APP क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। क्यों, क्योंकि MPP ज़्यादा है तब तक APP बढ़ता जा रहा है फर्स्ट स्टेज में, और जब MPP और APP इक्वल हो गया तो TPP क्या हो रहा है, APP क्या हो रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था। बिल्कुल सही बात है। फिर MPP कम होने लग गया सेकंड स्टेज में आते ही APP से, तो APP डिक्रीज होने लग गया एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है MPP और TPP का रिलेशन और MPP और APP का